हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि आपके एनसीईआरटी के क्लास 12 की जो एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर आता है क्लोनिंग वेक्टर। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। फिर इसके बाद में प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर हैं और प्लाज्मिड में भी PBr 322। इसके फीचर्स पढ़ेंगे, टाइप्स एंड फीचर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर क्यों पढ़ना आवश्यक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपको पता है जो टूल्स थे, सबसे पहला टूल्स था एंजाइम। एंजाइम के बाद जो था क्लोनिंग वेक्टर, और नंबर 3 था होस्ट सेल, और नंबर 4 था डिजायर जीन। अब देखो, ये जो क्लोनिंग वेक्टर है ये क्या है, एज ए कैरियर की तरह यूज होता है, ठीक है। ये किसको लेके जाता है, किसी पर्टिकुलर डिजायर जीन को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में या होस्ट सेल में कौन लेके जाता है, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर इज ए कैरियर विच ट्रांसमिट डिजायर जीन फ्रॉम होस्ट from a donor organism to host organism. Okay, cloning vector is a carrier DNA which transmit the desired gene from donor to होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई, किसी डोनर से डीएनए को निकाल के किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो अपना डिजायर जीन है वो क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये कोई प्लांट है जो कि डिजीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए क्या है, ये रेजिस्टेंट। ओके, अब इसमें ये रेजिस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जीन है जो कि वो पर्टिकुलर उस डिजीज के पैथोजन के लड़ने के लिए उसमें एक क्षमता होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जीन निकाल के, इसके जो पर्टिकुलर उस जीन को या उस डीएनए को निकाल के मुझे ऐसे प्लांट में डालना है जो कि जिसमें डिजीज हो रही है। अब मुझे इसमें वापस डालना है, तो ये जो है ये जीन तो आएगा डिजायर जीन, और इस जिसमें भेजना है उसे बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इसे बोलते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म। और इसके थ्रू कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो डीएनए होता है जो कि किसी फॉरेन डीएनए को या डिजायर डीएनए को अपने साथ जोड़ के किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में या होस्ट सेल में भेज देता है। ओके, अब इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्लोनिंग वेक्टर होते कितने टाइप्स के, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर में टाइप्स की बात करूं तो देखो, होस्ट जिस होस्ट में भेजना है डिजायर जीन, उसके बेसिस पर हम देखो क्लोनिंग वेक्टर को एक तो बैक्टीरिया के अंदर भेजने के लिए कुछ फिक्स क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, दूसरा प्लांट सेल के अंदर भेजने के लिए अलग क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, और एनिमल में कोई डिजायर जीन भेजना है, एनिमल सेल में कोई डिजायर जीन भेजना है तो अलग क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरे होते हैं बैक्टीरियोफाज। देखो क्या होता है प्लाज्मिड, क्या होता है प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेबल है, जो कि अपने कॉपी खुद बनाता है, और ये किसी भी बैक्टीरिया में भेजने पर ये खुद की कॉपी बना देता है। अब अपना डिजायर जीन प्लाज्मिड के साथ जोड़ के उसको भेज देंगे तो ये क्या करेगा, अपने उस डिजायर जीन की भी कॉपी बना देगा, इसलिए इसको एज ए वेक्टर यूज होते हैं। दूसरा बैक्टीरियोफाज क्या करता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या बैक्टीरिया की मशीनरी यूज करते हुए अपनी कॉपी नंबर बढ़ा देते हैं, तो क्या करते हैं, इसके जो डीएनए के जो हानिकारक पार्ट को तो हटा देते हैं और अपना डिजायर जीन इसके साथ जोड़ के भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अपना जो डिजायर जीन है वो भी ट्रांसमिट हो जाता है और वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। अब आता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है वो है टीआई प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड है तो इसका मतलब किसी न किसी बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। दूसरा है आरआई प्लाज्मिड,
ये किसका, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस प्लाज्म बैक्टीरिया से निकाला गया। ये जो है ये बैक्टीरिया से निकाला, लेकिन किस में भेजेंगे, प्लांट के अंदर भेजने के लिए। तीसरा है वायरस, कुछ वायरस भी होते हैं प्लांट के अंदर जो कि पर्टिकुलर डिजायर जीन को भेजने के लिए, जैसे जेमिनी वायरस, ठीक है। दूसरा कॉलिमो वायरस। अब ये जो वायरस है ये क्या एक्चुअली ये सारे के सारे जो पैथोजन हैं जो कि प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, अब इसके डिजीज कॉज करने वाले पार्ट को तो हटा देते हैं और उसके बाद अपना डिजायर जीन जहां पे उसके जोड़ के उसको भेज देते हैं। इसे बोलते हैं डिसआर्म पैथोजन, मतलब इसके जो पैथोजन जो क्रिएट करने वाला जो पोर्शन था उसको हटा देते हैं और फिर भेजते हैं। अच्छा ठीक है, एनिमल। अब एनिमल में भी ऐसे पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरस। अब इस रेट्रोवायरस में क्या डिजीज कॉज करने वाले पोर्शन को हटा देते हैं। ऐसे ही रियो वायरस, ये वायरस क्या आते हैं, इसको डिसआर्म किया जाता है, इनके डिजीज करने वाले का पार्ट को हटा देते हैं और एनिमल सेल में भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये टोटल 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भेजने वाले, प्लांट के अंदर भेजने वाले और एनिमल के अंदर भेजने। तीनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं होते। ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज फिक्स है कि ये बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे। टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, स्पेशली टीआई प्लाज्मिड प्लांट के लिए सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैंने एक टीआई प्लाज्मिड जो मीडिएटेड एक जीन ट्रांसफर के लिए मैंने आप एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वो देख सकते हो कि एग्रोबैक्टीरियम से कैसे जीन का ट्रांसफर करते हैं प्लांट सेल में। फिर आता है एनिमल में रियो वायरस या रेट्रोवायरस। ये याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में नहीं है, बट अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह दे रखा है, ठीक है। तो ये सब कंपाइल करके मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से वेक्टर एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज होते हैं। अब आप इन दोनों के बारे में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि आपके इस चैप्टर में जो है इसके बारे में ज्यादा बताया गया, स्पेशली प्लाज्मिड के बारे में। तो क्या होता है प्लाज्मिड और इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड देखो क्या होता है, एक तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, जो एक्चुअली ये एक कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसके अंदर ये क्या होता है, इसका खुद का जो है वो क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल डीएनए, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा होता है ये सर्कुलर, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इसका जो खुद का है उसके अलावा होता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। सर्कुलर होता है, ओके। सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, मतलब खुद की कॉपी खुद बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ORI साइट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि क्या करता है इसकी कॉपी बनाने में हेल्प करता है। तो ये इसके बारे में हो गया। दूसरी बात एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है जो सबसे आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, PBR 322, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है जो कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जो कि लैब में बनाया गया है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को कहाँ बनाया गया है, लैब के अंदर बनाया गया। P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बॉलिवर, R का मतलब रोड्रिगस। ये दो साइंटिस्ट थे, बॉलिवर एंड रोड्रिगस। अब लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले क्या करते हैं इस प्लाज्मिड के बारे में देख लेते हैं। और इसके अलावा और भी 2-3 प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा है, आप याद रखना। PUC 18, PUC 19, PGEM, ठीक है। ये क्या है, ये और भी जो है प्लाज्मिड हैं जो कि आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया। PUC मतलब प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 18 नंबर पे उसको बनाया गया है, ऐसे 19 नंबर पे बनाया गया है। ऐसे ये अलग अलग प्लाज्मिड है जो कि आर्टिफिशियली बनाए गए हैं पर्टिकुलर किसी एक जीन को ट्रांसफर करने के लिए, ओके। अब ये देखते हैं कि इनको एज ए क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज करते हैं, वाई एज ए क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर इसलिए इनको यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ओराई साइट होता है, जिससे क्या होता है ये सेल्फ रेप्लिकेबल होता है और ये किसी भी बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करते हुए अपनी कॉपी नंबर को बढ़ा देता है। अब क्या होता है, इसके साथ ये कोई वेक्टर है, इसके साथ अपना यहाँ पे डिजायर जीन जोड़ दिया, ये आ गया डिजायर जीन। अब इस डिजायर जीन को अपन ने जोड़ा जो कि अपन को किसी की बैक्टीरिया में भेजना है। अब यहाँ से बैक्टीरिया को भेजेंगे तो ये बैक्टीरिया और इसमें ये इस तरीके से भेज देते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पे इसमें इसके खुद की कॉपी बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ओराई साइट, तो ये खुद की कॉपी आसानी से बढ़ा देता है किसी भी बैक्टीरिया में, इसलिए इसको यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर किया जाता है, ओके। अब इसके बारे में क्या है, कुछ फीचर्स हैं, क्या ऐसे गुण हैं, क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिस
जो जिसकी वजह से इन प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज किया जाता है, या किसी एज ए क्लोनिंग वेक्टर किसी प्लाज्मिड को यूज करना है तो उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कि अपन को जरूरत है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फीचर्स है वो है, इस प्लाज्मिड का क्या होना चाहिए, साइज जो है बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा प्लाज्मिड होगा वो उतनी मुश्किल से किसी होस्ट सेल में जाएगा। तो पहला जो फीचर है नंबर 1, स्मॉल साइज। ठीक है, अब साइज जितनी छोटी होगी उतना वो आसानी से किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल में आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्मॉल साइज। नंबर 2 पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहने का मतलब यह है एक ओराई साइट होनी चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। मतलब ऐसा प्लाज्मिड होना चाहिए जो कि खुद की कॉपी बना सके आसानी से। ऐसा ना हो कि अपन ने किसी प्लाज्मिड के साथ जीन जोड़ दिया और वो खुद कॉपी बना ही नहीं रहा है। अब अपन ने एक जीन डाला और वो एक ही बना रहा, अब वो जनरेशन बाय जनरेशन कॉपी कर ही नहीं रहा, तो एक का एक ही पड़ा रहा, तो क्या फायदा है ऐसे जीन का। तो अपन को ऐसे प्लाज्मिड चाहिए जो कि कॉपी नंबर ज्यादा बनाए हो, जो कि किसी प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड है उसके 2-3 घंटे में बहुत सारे प्लाज्मिड हो, तो उससे क्या होगा, जो जीन अपन ने उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा है वो उसकी भी खूब सारी कॉपी हो जाती है। तो यार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो गुड वेक्टर होते हैं, अच्छे वेक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, मोर कॉपी नंबर, मोर कॉपी नंबर। अब यहाँ पे जो ये ओराई साइट है ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड की जो कॉपी नंबर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके हाथों में होता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर कितने कॉपी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल कॉपी नंबर। ओके, इट कंट्रोल कॉपी नंबर। अब तीसरा जो फीचर है इसका वो है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर। अब क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर, देखो मार्कर का मतलब मार्क करना। देखो ये क्या है, ये मार्कर है। देखो मार्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्या ये पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मार्क कर करके पढ़ा रहा हूँ। ये ओ लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, ये क्या अल्फाबेट है और इसको मार्क करने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ये डी है। तो इसको मैं आपको मार्क करके समझा रहा हूँ, इसीलिए समझ में आ रहा है। अगर मैं बिना मार्क करके ऐसे बोलता तो आपको शायद समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पे बोला कि ये प्लाज्मिड लिखा, समझ आया नहीं आया। तो ये मैं यहाँ पे कुछ लिखा, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से किसी क्या कहते हैं बैक्टीरियल सेल को देखना जिसमें ये पता लग जाए कि क्या करता है वो, कि किसी पर्टिकुलर जो जीन है वो अपना गया है या नहीं गया। जो डिजायर जीन अगर किसी बैक्टीरिया में गया है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें नहीं गया उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसे सेलेक्टेबल मतलब सेलेक्ट करता है, किसी को पहचानता है कि भाई इसमें डीएनए चला गया है, उस वाले सेल में नहीं गया। जैसे आपको देखो मैं समझाता हूँ, जैसे ये कोई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के साथ मैंने यहाँ पे अपना कोई डिजायर जीन जोड़ दिया। अब इस डिजायर जीन को जोड़ा, अब ये एक इसमें हो रहा है, इस वाइल्स के अंदर हो रहा है। ये क्या है, एक छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, इतनी छोटी छोटी, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। अब ये यहाँ पे पड़ा है ये प्लाज्मिड, ऐसे खूब सारे लाखों प्लाज्मिड पड़े हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये किसी में तो ये प्लाज्मिड ऐसा है, किसी में क्या है ऐसा है, किसी में ये टूटा हुआ ऐसा है, तो ये खूब सारे प्लाज्मिड ऐसे पड़े। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दूंगा। ये जैसे बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर भेजना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, ये भी किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है। अब इसको मैं उसके अंदर खाली कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, हो सकता है कि प्लाज्मिड ऐसा आया। इस प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें क्या हुआ, जो फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब इसमें कोई फॉरेन डीएनए या जो डिजायर जीन है वो नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जैसा है वैसा ही है, तो इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो अब जैसे इसमें क्या हुआ है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो गया। एक सेल ऐसी है जिसमें ट्रांसफर हुआ, साथ में अपना डिजायर जीन भी ट्रांसफर हो गया, तो ये डिजायर जीन, ये रिकॉम्बिनेंट। एक ऐसी सेल जिसमें ये गए ही नहीं, तो देखो इनमें गया है, तो इन्हें तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ओके। और ये अगर नॉर्मल सीधा सिंपल प्लाज्मिड गया है तो इसे बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये जिसमें गए नहीं है इसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो अब मैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की पहचान करना है तो वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर से किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेलेक्टेबल मार्कर कौन से हैं, यहाँ पे है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन,
जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, ये क्या है? ये सब एंटीबायोटिक्स है। इसकी वजह से पहचान करते हैं कि किस में गया है किस में नहीं गया। इसके बारे में एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, कैसे पहचान करते हैं कि ये इसमें गया है इसमें नहीं गया है। तो एक लंबी प्रोसीजर है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अभी मुझे सिर्फ वेक्टर के बारे में बताना है, तो एक बार इसको साइड में रखते हैं कि कैसे, एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब क्या है दूसरा यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकता है? लेक जेड जीन। अब लेक जेड जीन क्या होता है? ये भी एक ऐसा जीन होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है। तो उससे पता लग जाता है कि जिसमें कलर प्रोड्यूस हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जिसमें कलर प्रोड्यूस हो जाता है, इसका मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जिसमें होता है वो आगे मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि सेलेक्टेबल मार्कर कौन हो सकते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या लेक जेड जीन हो सकता है। अब एंटीबायोटिक में क्या होता है? एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो कि किसी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और भी क्लोरमफेनिकोल, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। ये किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। अब जो है एक वेक्टर के अंदर या एक प्लाज्मिड जो अपन क्लोनिंग वेक्टर यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये होना चाहिए। अब नंबर 4 नंबर पे क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट। अब क्या होती है क्लोनिंग साइट? देखो, क्लोनिंग साइट वह साइट होती है जो कि इस प्लाज्मिड में किसी फॉरेन डीएनए या डिजायर जीन को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ा है, तो इसका मतलब ये इसकी क्लोनिंग साइट है, ओके। मतलब कि प्लाज्मिड में क्लोनिंग साइट एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहां पे आरई एंजाइम उसको काटता है। अब जिस आरई एंजाइम से इस प्लाज्मिड को काटा है, उसी आरई एंजाइम से किसी डिजायर जीन को भी काटा जाता है, ताकि दोनों के एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और वो जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें ये जुड़ गया, तो ये क्या है? इसकी क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट वह साइट होती है जहां पे आरई एंजाइम कट लगाता है और फॉरेन जीन को जोड़ता है। बस इतना याद रखो, क्लोनिंग साइट वह साइट होती है जहां पे आरई एंजाइम कट लगाता है और फॉरेन डीएनए वहां पे उस वेक्टर के साथ जुड़ जाता है, ओके। अब ये इसके मेन फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसके आगे एक एग्जांपल दे रखा है PBr 322, PBr 322, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं PBr 322। PBr 322 क्या है? ये एक वेक्टर है जो कि आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया है। इस P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बॉलीवर एक साइंटिस्ट थे, R का मतलब रॉड्रिगस भी साइंटिस्ट थे। 2 साइंटिस्ट मिलके इस प्लाज्मिड को बनाया था। 322 क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब उस लैब में, जिस लैब में इसको बनाया गया है वहां पे और भी बहुत सारे प्लाज्मिड बनाए होंगे, उसमें से ये 322वां नंबर जो था वो इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है? एक और साइट है। अब ये क्या है? एक PBr 322 का एक एग्जाम्पल है। आपको ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से NCERT से ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे यहाँ पे ये PST फर्स्ट है, अब यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे BCD और बताएंगे पहचानो ABCD को, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए PBr 322। अब इसमें क्या होता है? देखो, सबसे पहला फीचर ये क्या है? इसकी एक ओराइज है। पहला फीचर तो स्मॉल साइज है, ठीक है। ये एक स्मॉल साइज का होता है। इसकी जो साइज है वो 4.36 KB की होती है। साइज है, याद रखना, 4.36 KB की, मतलब किलो बेस पे जो है 4.36 किलो बेस पेयर की साइज होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी होती है 10 KB तक ये ट्रांसमिट कर सकता है। ये चलो अलग बात है, एक्स्ट्रा बात है। अब ये स्मॉल साइज है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? ओराई साइट है। ओराई साइट मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये क्या करेगा? इस साइड से रेप्लिकेशन इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने? यहाँ पे क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। यहाँ पे 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। देखो यहाँ पे है AMPR, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब एम्पिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन ये भी एक एंटीबायोटिक है, जो कि क्या करता है? किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। अब यहाँ पे इस क्या कहते हैं? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा? अगर जिस बैक्टीरिया में ये होगा, जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा, वो क्या करेगा? एम्पिसिलिन दवाई डालेंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो भी वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक नहीं पाएगा। दूसरी बात, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, मतलब ये टेट्रासाइक्लिन को भी, मतलब
टेट्रासाइक्लिन जो दवाई डालेंगे तब भी वो नहीं मरेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या है, 2 रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है, एम्पिसिलिन के लिए भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की साइट पे, ठीक है, इस मार्कर, इस जो यहाँ रेजिस्टेंस जीन है, इस पे 2 आरई एंजाइम की क्लोनिंग साइट है, इसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट, ठीक है। अब पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, ये 2 आरई एंजाइम की कटिंग की साइट है। मतलब अगर मैं पीएसटी फर्स्ट आरई एंजाइम डालूंगा तो वो यहाँ से कट लगाएगा, अगर मैं पीवीयू फर्स्ट डालूंगा तो वो यहाँ पे कट लगाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और है, इको आर फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिंड थर्ड, 3 आरई एंजाइम की क्लोनिंग साइट यहाँ पे है। फिर आता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, उसके अंदर आता है बाम-एच फर्स्ट और साल फर्स्ट। ये याद रखना है कि कौन से रेजिस्टेंस जीन की साइट, कौन सा आरई एंजाइम का वो कटिंग साइट है, क्लोनिंग साइट है। तो यहाँ पे बाम-एच फर्स्ट इसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ से कट लगाएगा और साल को यहाँ से, ठीक है। तो ये याद रखना, एम्पिसिलिन में 2, टेट्रासाइक्लिन में 2, 3 ऊपर है और एक रोप साइट में। रोप क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, कहने का मतलब इसको रेप्लिकेट करने के लिए जो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से बनती है। तो इसके अंदर भी पीवीयू सेकेंड नाम का एक मार्कर है। तो टोटल 8 मार्कर है, 2 इधर, 2 इधर, 3 ऊपर और 1 ये। तो टोटल 8 जो है आरई एंजाइम के लिए क्लोनिंग साइट है। तो याद रखना कितने है क्लोनिंग साइट है, 8 क्लोनिंग साइट है, ठीक है। ओराई साइट है, सेलेक्टेबल मार्कर भी है। तो ये एक PBr 322 का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आज तक सबसे ज्यादा यूज होता आ रहा है। तो ये जो था वो PBr 322 के बारे में था। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। वो जो है कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं, कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाते हैं। जैसे कि जो आपके जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ना, कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप 2 ऐसे जो वेक्टर हैं उसको यूज किया था। सबसे पहला था BAC YAC, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। और दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल बनाया गया था और ये जो है एक बड़े साइज के डीएनए को लेके जाने में कैपेबल होते हैं। तो इसलिए इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया था, क्योंकि ह्यूमन का जीनोम जो है वो बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो ये छोटे मोटे ये काम नहीं आता था, इसलिए इनको यूज किया था। बैक और येक आपको याद रखना है, बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और येक का मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसके बारे में लिखा गया है, तो मैं आपको ये नोट करा के आप यहीं पे लिख लेना। इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना, काफी है। कहाँ यूज हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बस इतना काफी है। तो ये आपके प्लाज्मिड के बारे में जो क्लोनिंग वेक्टर था उसके बारे में कंप्लीट था। इसके अलावा आपको कोई बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इसमें है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करता है, वो कैसे करता है वो एक अलग लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का है, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की। धन्यवाद, थैंक यू।